Hello, good morning, students. Hello, how are you? Everyone is fine. Okay. Now, today we are discussing about the next topic, or you can say the next chapter of Business Studies, Class Plus 2, Management and the Business Environment. प्रबंध और व्यावसायिक वातावरण, मतलब कि एक बिजनेस को हमें पता है कि कई सारे क्या होते हैं, एनवायरनमेंट्स होते हैं जिसके अंदर उसको अपने आप को सर्वाइवल करना होता है। तो अब वो सर्वाइवल कैसे हो, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को, इस बुक के अंदर जो इस चैप्टर है उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। मेन हमारा देखो फोकस किस पे है, एक तो कंसेप्ट और एक इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे हम इसका डायमेंशन, ठीक है, कि डायमेंशन में हमने कौन कौन सी इसकी फील्ड्स को स्टडी करना है। यानी जो बिज़नेस है वो सर्वाइवल करता है किस किस एनवायरनमेंट में रहकर, उस पर फोकस करना। जैसे इकोनॉमिक, फिर सोशल एनवायरनमेंट, फिर टेक्नोलॉजिकल, फिर पॉलिटिकल और फिर लीगल, ठीक है। उसके बाद हमने पॉइंट आगे पढ़ना है इस कंसेप्ट के अंदर कि डीमोनेटाइजेशन, सभी को पता है कि विमुद्रीकरण क्या है, ठीक है। उसके फीचर्स पढ़ने हैं हमने। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट टॉपिक रहेगा इसका, वो क्या रहेगा, इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजिंग ऑन द बिजनेस, ठीक है, विद ए स्पेशल रेफरेंस टू द लिबरलाइजेशन, जिसे हम कह सकते हैं एलपीजी की जो हमारे पास पॉलिसी थी, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास से डिस्कशन का स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के साथ, वो क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, बेसिक हमारे पास है क्या कि बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, व्यवसायिक वातावरण क्या है। एनवायरनमेंट मीन द सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स, यानी उन सभी का टोटल, उन फैक्टर्स का विच इन्फ्लुएंस क्या होता है, प्रभावित करते हैं, और द बिजनेस ओवर विच द बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल, जिसके ऊपर बिजनेस का किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये हो गई। इट हैज़ बोथ थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज़, हमारे सामने क्या है, एक थ्रेट जिसे हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से जो नेगेटिव चेंजेस होंगे उसे हमने नाम थ्रेट का दे दिया, और अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे पास से अवसर आ रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो अब ये थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं हमारे पास, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास से पॉइंट आता है कि थ्रेट क्या है, ठीक है। तो देखो थ्रेट हमारे पास से क्या रहता है, देखें हमारे स्क्रीन के ऊपर इस समय थ्रेट की डिटेल है। तो देखो थ्रेट, इसको हम पढ़ते हैं क्योंकि 2 पॉइंट हमने डिस्कस करना है, थ्रेट्स क्या हैं और हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेंगी। तो देखो सबसे बड़ा पॉइंट जो आता है सामने इस समय, वो थ्रेट का आता है। थ्रेट क्या है, इट रेफर्स टू, देखो क्या पॉइंट बताता है, इट रेफर्स टू द नेगेटिव चेंजेस, देखो हाईलाइट किया मैंने उसको पॉइंट को पहले से ही नीचे इसमें, कि नेगेटिव चेंजिंग दैट अकर्ड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड हाइंडर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक तरीके से क्या करता है, उसकी जो परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, उसको रोकने का प्रयास करता है, जैसे हम कह सकते हैं। तो ये थ्रेट, एक भय, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं अवसर। इट रेफर टू द पॉजिटिव चेंजेस, ये पॉजिटिव चेंजेस को बताता है दैट अकॉर्ड इन द बिजनेस, जो बिजनेस में होने वाले हैं और जो बिजनेस की हेल्प करेंगे उसकी परफॉर्मेंस को क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, मतलब ये तो एक बाधा का विषय बनता है, ठीक है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये हमारे बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए हमारी हेल्प करती हैं। तो ठीक है, हम इसके अंदर इसके पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट लेके चलते हैं जिसका इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है। हम इसको लेके चलते हैं कि फर्स्ट मूवर, देखो एडवांटेजेस में हमारे पास से क्या पॉइंट आ रहा है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है अपॉर्चुनिटी रेफर टू द पॉजिटिव और ए फेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर दैट आर लाइकली टू हेल्प ए फर्म टू इम्प्रूव इट परफॉर्मेंस, मतलब कहता है कि अपॉर्चुनिटीज रेफर टू द पॉजिटिव। फर्स्ट मूवर का मतलब हमारे पास क्या है कि जो पहले उस चीज़ को क्या करेगा, अपॉर्चुनिटीज़ को क्या कर लेगा, पहले ही रियलाइज़ कर लेगा, वो फ़ायदा उठा लेगा बिजनेस का। जैसे लगेगा कि हाँ आगे आने वाले समय के अंदर ये चेंजेस होने वाला है, और वो पहले से उस चेंजेस को क्या कर ले, पहले से ही समझ जाए, ठीक है। तो उसका अवसर का फ़ायदा उठाने के लिए पहले से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी रेफर टू द पॉजिटिव और ए फेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर दैट आर लाइकली टू हेल्प द फॉर्म टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। तो बाय कीपिंग टच विद द चेंजिंग इन द एक्सटर्नल, देखो उसने क्या लिखा था, सबसे बड़ी बात, बाय कीपिंग इन टच विद द चेंजिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कहता है हमारे सामने जो एनवायरनमेंट है जो चेंज होने जा रहा है, ठीक है। ऑफ एन एंटरप्राइजेस कैन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, वो पहले से क्या कर ले, उनके लिए पहले से ही उन अवसरों का पता लगाए, उससे अपनी स्ट्रेटजीज़ को कर ले, और क्या करे,
टू कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द रिसोर्स। जितनी जल्दी कोशिश हो सके उसको क्या करें, कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटी, अवसरों का फ़ायदा उठाकर जितना जल्दी हो सके बिजनेस फर्म को बेनिफिट पहुंचाए। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा आपके साथ। कहते हैं मान लो इफ़ इट इज़ लर्न दैट, क्या है देखो कि द डिमांड ऑफ द मोबाइल्स इन गोइंग टू इंक्रीज एंड ए मोटर बाइक प्रोड्यूसिंग ए कंपनी कैन टेक स्टेप्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड इंट्रोड्यूस ए न्यू मॉडल। जैसे हमें लगता है कि मोटर बाइक्स की जो है ना डिमांड लगातार बढ़ने जा रही है, तो हम पहले से क्या करेंगे, एक ऐसा स्टेप ले लेंगे जिससे कि मोटर बाइक्स की डिमांड क्या बढ़नी शुरू हो जाए। ठीक है, टू क्योर क्योर द न्यू कस्टमर्स, जिससे क्या हो नए कस्टमर्स को हम अपनी तरफ ऐड कर लें। तो दैट इज़ व्हाट वाज डन बाय द हीरो होंडा टू एस्टेब्लिश द लीडिंग पोजीशन इन द इंडियन बाइक मार्केट। इसलिए कहता है कि जो हीरो होंडा ने पहले से इस चीज़ को पहचान लिया और उसने आज हम देख पा रहे हैं कि लगातार उसकी जो पोजीशन है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जा रही है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट मूवर, मतलब जिसने पहले ही समझ लिया उसने पहले ही उसका फ़ायदा उठा लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आपको मूव कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखो हमारे पास से क्या है, हेल्प्स इन आइडेंटिफाई ऑफ थ्रेट एंड वार्निंग सिग्नल्स। देखो इसमें क्या होता है, सेकंड पॉइंट की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। इसके अंदर देखो थ्रेट रेफर टू द नेगेटिव, हमने पढ़ लिया कि थ्रेट जो है वो नेगेटिविटी को बताते हैं और हमारे अनफेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरफ इशारा करते हैं। टू क्रिएट ए हर्डल फॉर द फर्म्स, जो हमारे लिए फर्म्स के लिए क्या करते हैं, मुश्किलें पैदा करते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग हेल्प टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल थ्रेट इन फ्यूचर। कहता है कि इस बिजनेस एनवायरमेंट के माध्यम से मैं पहले से ही जो फ्यूचर्स के अंदर हमारे पास से किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी आने वाली है तो उसको पहले से क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो इस एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूँ। proposal of the Tata Motors to bring out a small economy car by 2008 was a warning signal by the Maruti Suzuki to cut its cost। कहता है कि प्रपोजल क्या हुआ कि टाटा मोटर्स ने क्या किया कि एक स्मॉल इकोनॉमी कार बनाने जा रहे हैं, 2008 में बनाई। एक वार्निंग सिग्नल किसके लिए था, वो सुजुकी वालों के लिए। इससे क्या हुआ, उन्होंने कॉस्ट को कम कर दिया और इंट्रोड्यूस न्यू फीचर्स इन द इकोनॉमिक मॉडल्स, और जो नए मॉडल्स आए ठीक है उसके अंदर न्यू फीचर्स ऐड कर दिए। तो बेस्ड इन दिस इन्फॉर्मेशन फर्म कैन इम्प्रूव द क्वालिटी, इस आधार पर वो अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट की क्या कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है। और जो हमारे पास से क्या है, एंगेज इन एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, जो एडवर्टीजमेंट वगैरह है उनसे पहले से समझ के उस बात को क्या कर सकती है, समझ सकती है कि हाँ कि हमारे लिए इस समय वार्निंग है। क्या वार्निंग हुई कि टाटा वालों ने क्या किया, मारुति सुजुकी वालों से कम कीमत के ऊपर ठीक है गाड़ी का निर्माण करना शुरू कर दिया। तो अब मारुति वालों को भी इस चीज़ के लिए अलर्ट हो गए क्या कि हमें भी कुछ कम कॉस्ट करके और अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी को यदि मार्केट में सर्वाइवल करना है तो मुझे उससे कम रेट पर क्या करना पड़ेगा, नए मॉडल्स को लॉन्च करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। टैप इन द हेल्प इन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। जितने भी हमारे पास से यूजफुल रिसोर्सेज है बिजनेस के लिए उनको पहले से ही क्या करना, समझ लेना, यानी पहले से उनको निकालने की कोशिश करना। कहते थे ए बिजनेस गेट्स ए वेरियस रिसोर्सेज इनपुट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। वो कहता है कि हमें सीधी सी बात है कि जो बिजनेस जो साधन प्राप्त करता है वो कहाँ से करता है, एनवायरनमेंट से, एंड कन्वर्ट दीज डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द ट्रांसफर ऑफ द कस्टमर्स। और क्या करता है, जो डिज़ायर्ड गुड्स की डिमांड कर रहे हैं या सर्विसेज है किसके लिए ट्रांसफर करता है, वो कस्टमर्स के लिए। ये द मैनेजर ऑफ द फर्म हैज़ ए थोरोली नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल, यदि उससे पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का नॉलेज होगा, इट कैन टैप द रॉ मटेरियल, पहले से क्या करेगा, वो रॉ मटेरियल की खोज करना शुरू करेगा कि सस्ते रेट पर मिल जाए, टेक्नोलॉजी अच्छी से अच्छी बन जाए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे लिए क्या हो अच्छे अवेलेबल हो जाएं और एक इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर सही समय पर सही निर्णय ले लिया जाए। तो ये टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज, मतलब डिमांड को समझने से पहले ही, होने से पहले से उनके रिसोर्सेज को हम इकट्ठा कर लें और उसके बाद उन पर काम करना शुरू करें। उसके बाद हमारे पास से जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास से इसका जो इंपॉर्टेंस है वो फोर्थ नंबर पॉइंट, वो क्या है हमारे पास है, हेल्प इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। कहता है क्या होना चाहिए, हमें रिजिड नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे बदलाव आता चला जा रहा है ना, वैसे वैसे अपने आप को भी क्या करें, हम बदलना शुरू करें। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास से फोर्थ आता है, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। जैसे जैसे तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है वैसे वैसे मैं अपने आप को बदलना शुरू कर दूँ। ठीक है, रिजिड नहीं हूँ, फ्लेक्सिबल नेचर का होना चाहिए। कहता है कि ए नीड टू वॉच द ट्रेंड्स। कहता है हमें क्या रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा सजग रहना चाहिए किसी चीज़ के लिए, जो ट्रेंड्स हमारे पास से चेंज हो रहे हैं वुड हेल्प द सेंसिटाइज द फर्म्स मैनेजमेंट एंड चेंज ऑफ द टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो हमारे पास से टेक्नोलॉजी में चेंज हो रही है, कंपटीशन में चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो चेंज हो रही हैं, ठीक है, और कस्टमर की जो नीड चेंज हो रही हैं, उनमें पहले से ही क्या करना है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग क्या करना है, मुझे अपने आप को
इम्प्रूव करना है, क्योंकि यदि हमारे पास मार्केट में रहना है तो आजकल की जो सोसाइटी है वो प्रोड्यूसर डोमिनेटेड नहीं है, कस्टमर डोमिनेटेड है। कस्टमर डोमिनेटेड का मतलब कि जो कस्टमर चाहेगा मुझे वही बनाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे गवर्नमेंट्स के रूल्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी पॉलिसीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, अपने कॉम्पिटिटर की पॉलिसी को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको देखो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। कहते हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज ऑलवेज केप्ट ए पीस विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड फॉर्मुलेटेड द स्ट्रेटजीज टू अवॉइड द अपॉर्चुनिटीज इन एमर्जिंग हाईटेक एरियाज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, पहले से ही हमेशा क्या करती हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करती हैं और उसी के अनुसार अपनी रणनीतियाँ बनाती हैं और अपने अवसरों का फ़ायदा उठाकर उन एरियाज़ के अंदर अपने आप को हाईटेक कर लेती है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास से, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है वो है हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखो जी, अब वो कैसे है, देखो हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में देखो उसने कहा एनवायरमेंट एनालिसिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज़। देखो हमारे पास से क्या पॉइंट बताता हो, कह रहा है कि पॉइंट ये हमारे पास से की कर रहा है हमारे पास, देखो वो कहता है कि हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। प्लानिंग में यानी योजनाओं में और नीतियों के निर्माण में हमारी सहायता। एनवायरमेंट एनालिसिस हेल्प आइडेंटिफाइंग, कहता है हमें पहले से ही अलर्ट करता है थ्रेट्स से और अपॉर्चुनिटीज से इन द मार्केट। दे कैन सर्व एज अ बेसिक फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी, जिसके आधार पर मैं अपनी स्ट्रेटजीज को बना सकूँ, प्लान्स को बना सकूँ, पॉलिसीज़ को बना सकूँ, जिससे कि आने वाले जो अवसर है मार्केट के उनका मैं फ़ायदा उठा सकूँ, ठीक है। तो इसके लिए देखो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं छोटा सा। कहते हैं लीडिंग कंपनी लाइक जैसे रिलायंस है, एयरटेल है, हीरो होंडा है, बजाज ऑटो है, हैव एंगेज्ड इन सर्विसेज ऑफ द एक्सपर्ट ऑफ मॉनिटर द ट्रेंड ऑफ द एक्सटर्नल। देखो सबसे बड़ी बात उसने क्या कही कि वो क्या करते हैं, एक्सपर्ट सर्विसेज, ठीक है, ट्रेंड होने लगा है यानी एक्सपर्ट की सर्विसेज को लेना जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है। तो द इनपुट प्रोवाइड बाय द एक्सपर्ट्स आर यूज इन मेकिंग द पॉलिसी। और कहता है जो एक्सपर्ट्स हमें इनपुट्स देंगे वो हमारे पास है पॉलिसी निर्माण में, हमारे रणनीतियों के स्ट्रेटजी के निर्माण में काफ़ी हेल्प रहता है। यानी किसके, इसके लिए मान लो एग्जाम्पल ऐसा जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के लिए, सेल्स प्रमोशन के लिए या प्राइसिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंट लेके चलते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंस के लिए। वो पॉइंट हमारे पास है हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है कि हमारी परफॉर्मेंस में भी सुधार आता है। कैसे देखो सुधार आता है वो चेक करते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। दोज ऑर्गेनाइजेशन विच कीप ए कॉन्स्टेंट आई, लगातार अपनी निगाहें जमाए रखती है किस पर, एंड इट इज़ एनालिसिस और विश्लेषण करती रहती है क्या किस चीज़ का, डेफिनेटली विद विन द रेस। कहता है कि जो लगातार अपनी आइज़ को कांस्टेंट रखेगा मतलब लगातार अलर्ट रहेगा, ठीक है, और एनालाइज करता रहेगा एनवायरनमेंट को, वो काफ़ी लंबे समय तक लॉन्ग टाइम पीरियड तक के लिए अपने आप को सोसाइटी के अंदर सर्वाइवल कर पाएगा, ठीक है, उस रेस में बना रहेगा एंड लॉन्ग टाइम अलाइव फॉर देयरफॉर इट कैन बी सेफली बी असर्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन। वो कहता है इस तरह उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो भी क्या होगी, सेफली मूव करती रहेगी और लगातार कहता है कि प्रेजेंट तो सुधरेगा उसके साथ साथ फ्यूचर में भी क्या होगा उसका सुधार होता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास से देखो जैसे उसने एग्जांपल के कोड लिया, जैसे टेक्नोलॉजी यूज बाय द कंपनी इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस चेंजिंग फास्ट। कहते लगातार उनमें परिवर्तन होता रहता है, तो अडोप्शन एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कहता है जो क्या करेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेके चलेगा वुड हेल्प इन इम्प्रूविंग द बिजनेस परफॉर्मेंस। उसकी बिजनेस अब तो लगातार प्रेजेंट तो अच्छा होगा ही, उसके साथ साथ उसका फ्यूचर भी क्या होगा काफ़ी इंप्रूव होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आपको मूव कराते हैं जिसमें क्या है इमेज बिल्डिंग, ठीक है। इमेज बिल्डिंग में देखो क्या होता है, यानी अपनी एक तरीके से क्या करना, ख्याति को, गुडविल को क्रिएट करना। वो कैसे होगा देखो उस पॉइंट के लिए हम लेके चलते हैं। विल कम आउट विद अ न्यू, क्या है, न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स। अब देखो कैसे हमारी इमेज बनेगी मार्केट के अंदर, नए प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएं, सर्विसेज कस्टमर को हम प्रोवाइड कराना शुरू कर दें, दिस वुड बिल्ड द इमेज। इससे क्या होगा, इमेज और रेपुटेशन बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और कहता है कि इससे क्या होगा, द फर्म इन फर्म इन इन द कंडीशन दैट द कस्टमर एंड ए जर्नल पॉलिसीज। तो क्या करेगा वो अपने आप को, अपनी इमेज को क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। उसके बाद हमारे पास जैसे इसमें एग्जांपल आता है, एग्जांपल क्या लेके चलते हैं, देखो बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द इंडियन कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट। कहता है इंडियन कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए, ठीक है, LG was able to enhance the brand image and Indian market in a short span of time। कहता है थोड़े से समय अंतराल के अंदर उसने क्या कर लिया, इंडियन कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को समझा और LG ने उसके निर्माण को क्या करा, प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास से कुछ बिजनेस की डायमेंशंस आती हैं, ठीक है।
उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक आप प्लानिंग और इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज का बेसिकली अबे नाइस डे, थैंक